हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12th गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट से जो ग्रांट आता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं, पहला जो मैंने समझाया था वो सिर्फ डिस्क्लोजर था। ये अकाउंटिंग या डेबिट क्रेडिट समझाएंगे कि इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो गवर्नमेंट ग्रांट के केस में। तो पहले ये समझना है कि गवर्नमेंट ग्रांट होती कौन सी। तो आप ये वाला एएस स्टडी मटेरियल से न पढ़ते हुए मैंने नोट्स में दिया है। मैंने 2 ही एएस के नोट्स दिए मैंने, 12 और 16 के। तो चैप्टर नंबर 7 पर आए नोट्स में, और स्टडी मटेरियल में जहां पर अकाउंट स्टैंडर्ड 12 है वहां पर आप लिख ले, क्या लिख ले, सी नोट्स पेज नंबर सो एंड सो। तो आप जब भी पढ़ेंगे, पढ़ना सारे मॉड्यूल से ही है, बस ये 2 एएस जो है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा जो मैंने नोट्स में दिए। तो 12th नंबर यहां लिखा है 7 चैप्टर। गवर्नमेंट क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। गवर्नमेंट रिफर्स टू गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट मीन्स स्टेट, सेंट्रल, लोकल, सारी गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल, जैसे नाबार्ड से भी ग्रांट मिलती है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, जहां जहां से। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट वर्ड का मतलब ये समझना कि गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज भी आ गई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आ गई। ठीक है, अब लिखा हुआ है आगे गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन केस और काइंड टू एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, कई बार काम होने के बाद ग्रांट मिलती, कई बार आगे के वर्क के लिए पहले से ग्रांट मिल जाती, दोनों तरह की रहती। इसलिए पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। और ग्रांट कैश में मिलती है और काइंड में भी मिलती है। जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट अगर आपको कहीं प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जैसे वेयर हाउस बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पैसा देती है ना। आप वेयर हाउस में जितना पैसा लगाते हो उसका 33%, कई जगह लगा के 25% गवर्नमेंट देती है। तो ये कैश में हुई। कई जगह के ऊपर गवर्नमेंट जमीन दे देती है आपको कि आप यहाँ फैक्ट्री लगाएं फ्री ऑफ चार्ज, तो ये भी तो ग्रांट हुई। तो काइंड में लैंड प्रोवाइड कर दिया आपको। तो ग्रांट इन काइंड भी हो सकती है और इन कैश भी हो सकती है। एक्सक्लूजन्स, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, फॉर एग्जाम्पल टैक्स हॉलिडे इन बैकवर्ड एरिया, टैक्स एग्जम्पशंस इन नोटिफाइड एरिया एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं वहां का प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्शन इनकम टैक्स में है जो आपके कोर्स में नहीं थे, 80H वाले और 80IA IB वगैरह वाले जो मैंने छोड़े क्योंकि कोर्स में नहीं थे। उसमें ऐसे ही कहीं बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओगे तो 10 साल तक प्रॉफिट नॉट टैक्सेबल होगा। ये टैक्स हॉलिडे कहलाते हैं, टैक्स एग्जम्पशंस कहलाते हैं। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मदद है कि आप, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और बैकवर्ड एरिया में जाके और इंडस्ट्री लगाएं ताकि वो एरिया डेवलप हो पाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी असिस्टेंस है, मदद है, लेकिन इसको हम ग्रांट नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा 10 लाख का टैक्स बच गया, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिली, नहीं। वो एग्जम्पशंस है, टैक्स हॉलिडे है, दीज आर टाइप ऑफ असिस्टेंस, गवर्नमेंट असिस्टेंट, मदद है ये, ठीक है ना, हेल्प है ये प्रमोट करने के लिए किसी इंडस्ट्री को या किसी एरिया को प्रमोट करने के लिए। इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट से बाहर किया हुआ है। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ऑनरशिप, फॉर एग्जाम्पल लिख लो गवर्नमेंट कंपनीज, BHEL का नाम सुना होगा आपने, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। SBI में पैसा किसका लगा हुआ है, ऐसे कई जगह। यानी जो आपने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा हुआ रहता है, मतलब वहां पर गवर्नमेंट की ऑनरशिप रहती है। गवर्नमेंट कंपनीज है बहुत सारी, तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है। गवर्नमेंट कंपनीज मतलब क्या, जहां पर मैक्सिमम स्टेक किसके पास है, शेयर्स गवर्नमेंट के पास, तो ऑनरशिप हुआ ना। तो ये थोड़ी कहेंगे कि उन कंपनी को, यानी BHEL को गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, नहीं, वो तो BHEL है ही गवर्नमेंट की। तो जहां गवर्नमेंट की डायरेक्ट ऑनरशिप होती है वहां पर हम उसको ग्रांट नहीं कहते। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करें, यानी कब लिखे अपनी इस ग्रांट को। तो द गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, अंडरलाइन कर, रीजनेबल एश्योरेंस
that the enterprise will comply with condition attached to them and the grant will be received. रीजनेबिलिटी होना चाहिए दोनों बात के लिए कि आप कंडीशन फुलफिल कर दोगे, ये भी आपको एश्योरेंस होना चाहिए। क्या इतनी सारी कंडीशन, कोई भी ग्रांट मिलती है सब्जेक्ट टू कंडीशन, आप पहले पढ़ लो, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर सकते हो तो ग्रांट लो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो वापस लौटाना पड़ेगा, क्या मतलब रहेगा। तो रीजनेबल एश्योरेंस दैट द कंडीशन अटैच देयर टू विल बी कंप्लाइड एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड, यानी सर्टेनिटी भी होना चाहिए मिल जाएगी, खाली अंदाजा नहीं। तो तब जाके जब ये दोनों एश्योरेंस हो जाए तब आप अपने बुक्स में लिख सकते हो। ओनली रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशन अटैच्ड टू ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल। तो सिर्फ मिल जाने से नहीं, मिलने के बाद भी आप देखो अगर कंडीशन फुलफिल कर सकते हो तो आप रिकॉग्नाइज करो, वरना उसको लायबिलिटी में दिखाओ एडवांस और वापस गवर्नमेंट को रिफंड कर दो। कहीं रिकॉग्नाइज मत करो उसको, इनकम मत मानो उसको। इनकम तभी माने अगर आप उसकी कंडीशन अटैच जो है वो अगर आप उसको फुलफिल कर सकते हैं तो ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स। कैपिटल अप्रोच वर्सेस रेवेन्यू अप्रोच, यानी ग्रांट कैपिटल नेचर की माने कि रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर की आइटम आपने देखा होगा पीएनएल में जाती है और कैपिटल नेचर की कहां जाती है, बैलेंस शीट में। तो ये कह रहे हैं अंडर कैपिटल अप्रोच द ग्रांट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। कहां लिख दो, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में मतलब कि कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं ना, वहां कैपिटल रिजर्व बना दो उसको। वो ग्रांट जो मिली उसकी एंट्री क्या कर दो आप कि सीधे पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स या डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम तो कहां जाएगा ये, रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाते हैं, सब शेयर होल्डर फंड में आते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका इनकम अप्रोच, ग्रांट इज टेकन टू इनकम ओवर वन और मोर पीरियड। इनकम मान लो इसको, इनकम मान लो, इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो पूरी ग्रांट ही, पूरी ग्रांट पहले ही साल, या फिर उसको डेफर्ड कर दो और धीरे धीरे अमोर्टाइज करते जाओ और पीएनएल में लाते जाओ। ठीक है, तो वन पीरियड और मोर पीरियड्स में। तो या तो इनकम मानना है, इसलिए आपने देखा होगा पीएनएल अकाउंट में जो आपने फॉर्मेट देखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके नीचे अदर इनकम लिखा था। उस अदर इनकम में मैंने उस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में लिखवाया था गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो अदर इनकम में आता है अगर रेवेन्यू नेचर की है तो। और कैपिटल नेचर की है तो कैपिटल असेट या कैपिटल लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट में जाएगी। असेट्स में से या तो माइनस होगी, कैसे होगी वो बताऊंगा अभी आगे, या फिर कैपिटल रिजर्व लिख देंगे हम उसको। तो अलग अलग नेचर की ग्रांट पे डिपेंड, यानी नेचर समझना जरूरी है कि किस नेचर की ग्रांट है। फिर नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स पैसा दिया गवर्नमेंट ने, नॉन मॉनेटरी मीन्स काइंड में कोई असेट दे दिया आपको। ठीक है, तो ग्रांट आर गिवन एट कंसेशनल रेट, देन सच असेट आर अकाउंटेड फॉर एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट, एंड ग्रांट आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, देन सच असेट आर रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। मान लो गवर्नमेंट ने आपको फ्री में जमीन दे दी, इंदौर में सुपर कॉरिडोर पे टीसीएस के लिए फ्री में जमीन दे दी। अब करोड़ों की जमीन है लेकिन फ्री में मिली, तो टीसीएस वाले अपनी बैलेंस शीट में क्या लिखे, वो लैंड क्या लिखे, जबकि वो लैंड तो फ्री में आया, उनको जीरो में आया। अच्छा ना लिखे तो लैंड दिखेगा ही नहीं, अगर नहीं लिखेंगे तो एक असेट ही गायब हो जाएगी। तो असेट तो है लेकिन वो असेट गवर्नमेंट ने जीरो वैल्यू पे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू यानी वाले को से ₹1 कितने रुपए पे रिकॉर्ड कर लो, ₹1 या 10 रुपए भी बोल सकते हो। तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है, यानी असेट अकाउंट डेबिटेड टू। अब 2 में क्या करेंगे, तो 2 में पीएनएल कर दो, कैश कर दो। ₹1 को इतनी मान्यता नहीं है, मतलब राउंडेड ऑफ हो जाता हो तो कहीं भी लिखोगे तो लैंड अकाउंट डेबिट करना है ताकि वो लिस्ट में आ जाए असेट, भले ₹1 पे आई लेकिन आई तो सही ना। तो अब ये सारी बात समझने के लिए मैं एक चार्ट लिख पाता हूं आपको, ठीक है ना। उसके नीचे वाला पॉइंट है ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक असेट, है ना, फिक्स्ड असेट्स, ये भी मैं समझाता हूं आपको। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल अप्रोच एंड रेवेन्यू अप्रोच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ग्रांट्स। तो अब आप एक काम करेंगे, एक पेज बनाएंगे और उस ये जो भी मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, वो या तो यहां पर अटैच कर लेंगे, इस नोट्स में ही पेस्ट कर लेंगे ताकि अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। मालूम पड़े एसएम में भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है,
कॉपी में भी लिखा, 3 जगह नहीं, तो वो वाला पेज यहीं अटैच कर लेना ताकि ये पूरा यहीं पर कंप्लीट हो जाए। तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ ग्रांट्स। नेचर ऑफ ग्रांट्स 3 तरह की ग्रांट्स होती है। एक ग्रांट होगी आपकी कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर है ना। कैपिटल नेचर की जो ग्रांट होगी वो आपकी किसी असेट से रिलेटेड होगी। किससे रिलेटेड होगी? किसी असेट से रिलेटेड। या चलो इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूं मैं, 3 भी नहीं, वो तीसरा भी इसी में मर्ज करता हूं। कैपिटल नेचर की ग्रांट में 2 बात, एक होगी फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन किसके फॉर्म में? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से और बोला 25% हम देंगे। तो कोई प्रोजेक्ट जब लगाया जाता है तो वो प्रोजेक्ट ग्रांट, एग्जांपल के तौर पे प्रोजेक्ट ग्रांट इन बैकवर्ड एरिया। तो किसी बैकवर्ड एरिया में आपको कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहा गया है, अगर आप उस एरिया में, उस बैकवर्ड एरिया में अगर आप लगाएंगे तो 25% गवर्नमेंट पैसा देगी उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का। प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 लाख सही, तो 100 लाख का 25% गवर्नमेंट देगी। तो ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जैसा हो ना, ये प्रमोटर को लगाना पड़ता और थोड़ा किसने लगाया? गवर्नमेंट। तो ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, ऑनरशिप नहीं, शेयर कैपिटल नहीं है। ऑनरशिप की बात मैंने पहले बता दी। ऑनरशिप यानी गवर्नमेंट कंपनी अगर बनाएगी अपने खुद के पैसे से तो वो तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। वो तो ग्रांट की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ऊपर ही पड़ा। हम तो बोल रहे हैं ऑनरशिप आपकी रहेगी लेकिन पैसा कौन देगी? 25% गवर्नमेंट दे रही। तो ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन फॉर्म में दे रही क्योंकि इनिशियली प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के टाइम पे दे रही। तो ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। फिर इसके अलावा क्या हो सकती है और ग्रांट क्या हो सकती है? तो फॉर स्पेसिफिक असेट, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक असेट हो सकती है। असेट के लिए होगी तो उसमें भी 2 बात होगी। क्या 2 बात हो सकती है? तो नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है और मॉनेटरी ग्रांट्स भी हो सकती है। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स मतलब कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या होगा? ग्रांट गवर्नमेंट प्रोवाइड असेट लाइक लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में दे दिया आपको गवर्नमेंट ने। नॉन मॉनेटरी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कुछ भी गवर्नमेंट की फ्री में दे दिया आपको। क्यों देगी गवर्नमेंट? तो ये भी उसी लिए देती है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, जैसे किसी इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्टेड थी तो गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के प्रलोभन देती है, लालच देती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट आए। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स किसी स्पेसिफिक असेट के लिए इस तरीके से हो सकती है। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी आपको बताया क्या होगा? रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू। किस पे रिकॉर्ड करना है? नॉमिनल, मतलब से ₹1। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट नॉमिनल वैल्यू। क्या लिख लेंगे हम? नॉमिनल वैल्यू, दैट इज ₹1। ₹1 पे रिकॉर्ड कर लोगे। तो अगर आपको, मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। लैंड फॉर सेटअप ऑफ इंडस्ट्री, टीसीएस को दिया, पतंजलि को दिया पीथमपुर में। तो अगर ये जमीन फ्री में दी है, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा भी लिया हो,
बट अगर फ्री में दिए तो आप 1 रुपए पे लिखोगे और कुछ पैसा लिया होगा, लाख 2 लाख 10 लाख तो 10 लाख फिर एंट्री कर देंगे। फिर तो खरीदने ऐसा हुआ ना, लेन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए में लिख दो, और कुछ भी नहीं दिया है तो कितने में लिख देंगे, 1 रुपए में। ठीक। प्रमोटर के फॉर्म में दिया होगा तो क्या होगा, कैपिटल नेचर की है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड पैसा आया होगा टू कैपिटल रिजर्व। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट ऑलवेज कहां ले जाना है आपको, हमेशा कैपिटल रिजर्व में ही ले जाना है, क्योंकि कैपिटल जैसा ही तो है ये। हमने 100 लाख का प्रोजेक्ट लगाया, फिर 75 लाख मैंने लगाया, 25 लाख गवर्नमेंट से ले लिए, प्रोजेक्ट में लगे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो मेरा पैसा कैपिटल के रूप में आ जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख लो हमेशा। तो ये 2 ट्रीटमेंट तो बिल्कुल इजी, कुछ झंझट ही नहीं। मॉनेटरी ग्रांट्स मीन्स इन केस ग्रांट, इन केस ग्रांट आपको इन केस, कैश का मतलब ऐसा नहीं कि नगद में आके दी, आते तो चेक से ही है, तो कैश वर्ड कहलाता है, जैसे हम कैश सेल्स बोलते हैं, तो कैश सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कैश में सेल, मतलब पैसा तुरंत आ गया। तो ये ग्रांट का मतलब होगा ग्रांट इन कैश, इन मनी फॉर्म, ऐसा लिख लेते हैं, इन मनी फॉर्म। ठीक है, मनी फॉर्म में दिया। ठीक है, अब मनी फॉर्म में दिया फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल मशीनरी कॉस्ट 10 लाख और गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए मिल गई, तो मेरे लिए तो कितने की है, नेट कॉस्ट तो कितने की आई उसकी, 8 लाख आई। तो आपको अगर मनी फॉर्म में कोई अर्ज मिलती है, जैसे वेयर हाउस बनाने के लिए मिलती है, वाकई में वेयर हाउस बनाया आपने 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए में से 2 लाख गवर्नमेंट ने दे दी। सोलर प्लांट, उसके लिए भी आपने देखा होगा सब्सिडी मिलती है, तो 10 लाख रुपए का सोलर प्लांट है, 2 लाख गवर्नमेंट ने दे दी, तो नेट तो आपके 8 ही हुई। ठीक है, तो ये मॉनेटरी फॉर्म मतलब मनी, पैसा दे रही गवर्नमेंट कैपिटल नेचर का, असेट्स के लिए या प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ये इस तरह से लिख लोगे। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं, इसका ट्रीटमेंट और भी बड़ा है, जो मैं आपको अगले चार्ट में लिख पाऊंगा। तो इसके लिए आप नेक्स्ट टेबल देखेंगे, इसके लिए अगले लिखाऊंगा। अब आते हैं रेवेन्यू नेचर की ग्रांट्स। अगर जगह कम हो तो इसको नीचे एरो बना लाना। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। अब रेवेन्यू नेचर की ग्रांट में क्या होगा, रेवेन्यू नेचर में आप ये लिखेंगे ग्रांट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ग्रांट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल, in government and semi-government schools, grant for salary to teachers, universities, grant for professors। तो आपने एक बात देखी होगी, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की 50, 60, 70, 70 हजार रुपए तक सैलरी हो गई। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि जीवन में इतनी अच्छी सैलरी हो जाएगी गवर्नमेंट टीचर, जबकि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी इतनी जबरदस्त, नॉलेज लेवल बिल्कुल लो, सैलरी बहुत हाई, स्टूडेंट रहते नहीं गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा, कुछ एक स्कूल है, बाकी वो स्कूलों में कोई इतनी भीड़ नहीं, और है भी तो इतनी फीस नहीं आती है, 200-300 रुपए में तो आपका पूरा साल भर निकल जाए, इतनी कम फीस। तो फिर वो स्कूल चल कैसे रहे, इतने लाखों रुपए की सैलरी कहां से बढ़ रही, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट से हर महीने ग्रांट आती है, हर महीने कहीं ना कहीं पैसा आता है, कहां से, गवर्नमेंट से। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू नेचर की क्यों है, क्योंकि ये पैसा जो आ रहा है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आ रहा है। आपको पैसा आया, कई ट्रस्ट है, कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कुछ एनजीओ चलाते हैं, कुछ स्कूल चलाते हैं, तो वहां से पैसा आता है, उस ट्रस्ट से पैसा आता है। ठीक है ना, उस ट्रस्ट से ग्रांट आती है, पैसा आएगा। तो ये सबको क्या करेंगे हम, अब ये रेवेन्यू नेचर के, कहीं असेट में तो लिखने से रहे, कहीं बैलेंस शीट में लिखोगे क्या आप इसको, नहीं ना। सैलरी बांटने के लिए आई तो आप कहां लिखोगे, पीएनएल अकाउंट में लिखोगे। कहां लिखेंगे इसको हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ये एग्जाम्पल लिख लो, लिख लिया एग्जाम्पल, तो सैलरी टू गवर्नमेंट टीचर्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, तो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है। अब इसी के नीचे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिख लो, इसके नीचे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिख लो, ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इट शुड बी, लिखो, इट शुड बी शोन अंडर द हेड अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा होगा अदर इनकम होता है एक हेड, तो या तो अदर इनकम में दिखा दो, है ना, वहां दिखा देंगे, या तो गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो एक तरफ आप सैलरी बांट दोगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आप अदर इनकम लिख दोगे। फॉर्म वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, कंसेप्ट तो ही रहेगा ना, यानी क्रेडिट कर दिया आपने, यानी ग्रांट जब मिली तो आपने क्या एंट्री कर दी होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अदर इनकम अकाउंट, गवर्नमेंट ग्रांट को वहां पहुंचा दिया आपने। एक और अल्टरनेटिव, और इट मे बी shown as deduction from respective expenses। क्या कर सकते हैं हम? उस एक्सपेंसेस में से डिडक्शन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। उसके डिडक्शन के फॉर्म में दिखाने का मतलब ये होगा, इसके नीचे आप चाहें तो लिख लें क्या, कि एक तरीका तो मैंने बताया, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करें, जैसे सैलरी 10,000 दी और ग्रांट अदर इनकम है, तो अदर इनकम में दिखा दी 5,000। एक तरीका तो ये हुआ, अदर इनकम में शो कर दो वो। या फिर क्या करो, या फिर ऐसा करो कि सैलरी जो दी 10,000 रुपए, सैलरी 10, इसमें से ग्रांट माइनस करके और नेट एक्सपेंडिचर 5 रहने दो। तो या तो अदर इनकम में शो कर दो, या डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, जिस खर्चे के लिए आई उस खर्चे में से माइनस कर दो, तो आपका नेट एक्सपेंडिचर दिख जाएगा। ट्रीटमेंट दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रांट नेचर लिखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखना, ये वाला लिखना, और एग्जांपल भी लिख लेना। तो पार्ट ही कंप्लीट, ये पार्ट बिल्कुल कंप्लीट। जहां प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए होगी प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, ये भी सीआर में चला गया, ठीक है। नॉन मॉनेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी चला गया, है ना, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। और इसी के नीचे इस एग्जांपल के बाद एक बात और लिख सकते हो, रेवेन्यू ग्रांट में बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर अमाउंट छोटा है तो आपने तुरंत पहले साल भी पीएनओ अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि इस पीरियड के था तो इस पीरियड के हिसाब से मैचिंग कंसेप्ट में आ भी गया। लेकिन मान लो आपको अगले 12 महीने की सैलरी इकट्ठी मिल गई ग्रांट के रूप में अगले 12 में, उस 12 महीने से बीच में मार्च आ गया, तो अब आधी सैलरी इधर देना है, आधी अगले साल देना है, ठीक है। या ऐसे ग्रांट लमसम ग्रांट मिल गए कि ये लो आप 2-4 साल की इकट्ठी, पंचवर्षीय योजना में 5 साल की इकट्ठी ग्रांट आ गए, अब इसमें से खर्चे करते रहना, रेंट सैलरी सब। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको डेफर्ड कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट, और फिर डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये रिसीव्ड हुआ जब ऑन रिसिप्ट, और ये अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया, रेवेन्यू वाला पार्ट हो गया, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये 2 बताया मैंने। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ पर ईयर, हर साल करने की। और इसके नीचे अल्टरनेटिव एक और बात क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट में भी, रेवेन्यू नेचर ग्रांट में भी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड, ये सभी कर सकते हो। पर जाएगी कहां? अल्टीमेट प्रॉफिट एंड लॉस में ही गई, धीरे धीरे जाए या इकट्ठी जाए, जाएगी वहीं पर। तो नेचर समझ जाना, रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर है तो रेवेन्यू नेचर ग्रांट, असेट से रिलेटेड है तो कैपिटल नेचर की ग्रांट है, कैपिटल से रिलेटेड है तो कैपिटल नेचर की ग्रांट है। तो ये मैंने नेचर समझाया, ठीक है। तो फिर से आ जाए जरा यहीं पर नोट्स पे, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कैपिटल अप्रोच वर्सेस रेवेन्यू अप्रोच। तो बता दिया मैंने, रेवेन्यू अप्रोच ये रही, रेवेन्यू मान लो आप। कैपिटल अप्रोच बताई मैंने आपको कि कैपिटल अप्रोच में क्या करेंगे, हम पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड में ले जाएंगे, यानी कैपिटल रिजर्व बना लेंगे। नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि 1 रुपए पे वैल्यू कर लो आप उसको। और अब आते हैं अगला, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक असेट, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक असेट, बीच में से लिखवाया मैंने आपको। अब स्पेसिफिक असेट में फ्री ऑफ कॉस्ट हुई तो आपने 0 पे लिख दिया।
मॉनेटरी ग्रांट अगर हुई, पैसे आए असेट खरीदने के लिए, या आपने पहले खरीद ली फिर पैसे आ गए, तो उसके लिए ये सारा ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट है? नंबर 1, ग्रांट आर शोन एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट कंसर्न। दूसरे में लिखा है ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड असेट्स आर ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। तो पहले वाले एरो के नीचे सामने लिख लो मेथड 1, दूसरे एरो के सामने लिख लो मेथड 2, और तीसरा ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल असेट आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। However, if it is required fulfillment of certain obligation, the grant is credited to income over the period। यहां लिख लोगे, लिखा ही वैसे तो कैपिटल रिजर्व और डेफर्ड इनकम लिखा है ना, देखो इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू इनकम एंड बैलेंस डेफर्ड इनकम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेफर्ड इनकम मान लो, और जितना जितना आप उधर चार्ज करते जाओगे पीएनएल अकाउंट में, वो पीएनएल में जाएगा, बाकी का बैलेंस शीट में शो होगा। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं, है ना। यानी मैंने आपको लिखवाया नेक्स्ट टेबल। तो ये एएस का एक पार्ट, बहुत छोटा एएस है, 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा, 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा। पहले पार्ट में मैंने आपको नेचर समझाया, आप पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नेचर क्या होता है, क्योंकि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो पहले नेचर पहचानो, फिर ट्रीटमेंट कर पाओगे। रेवेन्यू आया तो मैंने बता दिया डायरेक्ट हो जाएगा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट हो गया। मुझे समझाना सिर्फ ए के बीच में जो स्पेसिफिक असेट्स के लिए मॉनेटरी ग्रांट आई, पैसा आया, उसका क्या करें। तो हम यहां लिखते हैं ग्रांट फॉर स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट। किसी असेट के लिए अगर ग्रांट आएगी तो आपके पास 2 मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है, 2 मेथड है, तो 2 एरो काम किया गया। तीसरा एरो तो मैंने कहा वो तो कैपिटल रिजर्व का बोल रहा है, नॉन डेप्रिशिएबल असेट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। तो तीसरा एरो में तो सीधे कैपिटल रिजर्व का कह रहा है, मतलब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू सीआर, मतलब वही जिससे हमने प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन पढ़ा ना, ये वही वाली तीसरी। तो मैं 2 मेथड बता रहा हूं सिर्फ आपको, और आगे से क्वेश्चन भी आएंगे। तो मेथड नंबर 1 में ये करना है हमें कि ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव असेट and provide depreciation on net cost। तो जैसे आपने अपनी बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स लिखी, फिक्स्ड असेट लिखी आपने 10 लाख, तो ग्रांट को मैं यहीं से माइनस कर दूंगा 2 लाख, अब बचे 8 लाख। अगर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10% तो मैं इसी पर लगाऊंगा। अगले साल फिर लगाना है डेप्रिसिएशन तो इसी पर लगाऊंगा, डब्ल्यूडीवी भी होगी तो भी। ये कंसेप्ट रहता है। तो एक तरीका तो ये हुआ आपका, क्या आपने क्या करा, ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव असेट, जिस असेट्स के लिए उसको माइनस कर दो। ठीक है ना, सबसे बड़े, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, यही रूल सही है। यानी जब एंट्री क्या हो गई इसकी, इस 2 लाख रुपए की एंट्री क्या हो गई, इसकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया होगा, और टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स कम हो गई। जब आपने फिक्स्ड असेट्स खरीदी होगी तब क्या की होगी एंट्री, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट या बैंक अकाउंट, और उसमें सब पैसा कम हो गया आपका, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू आपने गिरा दी। तो ये सिंपल एंट्री, और बस डेप्रिसिएशन नेट पे, अब पूरे साल तक चलता रहेगा, जितने भी साल की रहेगी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या बोलता है, दूसरा ट्रीटमेंट बोलता है कि ग्रांट ट्रीटेड एज deferred income and amortize on the basis of depreciation charged on that asset। मतलब ये हुआ इसका कि आप अपनी बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स तो 10 लाख रुपए की लिखो और डेफर्ड इनकम 2 लाख की लिख दो।
ठीक है। अब इस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओ, जो भी आपकी मेथड है, एसएलएम है तो एसएलएम से लगाए तो 10% 9 लाख, डब्ल्यूडीवी है तो डब्ल्यूडीवी से लगा दिया, डब्ल्यूडीवी अगर हुई तो इस पे लगा दिया। और जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो आपके पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन, पहले साल 1 लाख का, दूसरे साल 90,000 का चार्ज हो रहा है ना। इस केस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज क्या हो रहा है? इस केस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है पहले साल 80,000। तो इनका कहना है कि आप इसको तो पूरे एसेट को तो ओरिजिनल कॉस्ट पर रखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से, और जिस रेशियो में ये अमोर्टाइज कर रहे हो, ये 10 साल में अमोर्टाइज कर रहे हो मान लो, या किसी और डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी हो सकती है। इस बार 10,000 यूनिट बनाई, फिर 15 बनाई, फिर 18 बनाई। जिस रेशियो में आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, इसका मतलब इसको अमोर्टाइज करोगे। डेप्रिसिएशन भी क्या है? अमोर्टाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जैसे इसको आप अमोर्टाइज कर रहे हो धीरे धीरे धीरे, ऐसे इसको भी अमोर्टाइज कर लो। तो इसको अमोर्टाइज करते चले जाओ, है ना, इस रेशियो में। तो 10% है मान लो, तो 10% के हिसाब से 20,000 रुपए। अब बचे 180, फिर अगले बार फिर 10% यानी 18,000 रुपए। तो पीएनएल अकाउंट में कितने चले आएंगे? अदर इनकम में, अदर इनकम में 20,000। अभी रेवेन्यू नेचर की ग्रांट नहीं है, रेवेन्यू नेचर की तो डायरेक्ट आप अदर इनकम में ले जाते हो, और वहां पर भी रेवेन्यू नेचर में मैंने लिखा है डेफर्ड। मान लो आप पहले जब ग्रांट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट और डेफर्ड इनकम अकाउंट, फिर धीरे धीरे पीएनएल में ले जाओ, चलेगा। तो बड़ी अमाउंट मिलती है तो वहां पे भी ऐसे ट्रीटमेंट है। और ये तो कैपिटल नेचर की ग्रांट है, स्पेसिफिक असेट के लिए, असेट के लिए तो भी ऐसा कर सकते हैं हम कि उसको इनकम मान ले और अमोर्टाइज करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप देखो कि आपकी पीएनएल अकाउंट पे चार्ज बराबर आया, यूं भी 80 आ रहा और यूं भी 40। तो ये 2 ट्रीटमेंट होंगे आपके, ठीक है। इसमें बिल्कुल शॉर्टकट में बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया है। इसमें डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट, और इसमें क्या करना है? डेफर्ड इनकम एंड अमोर्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट एसेट, ठीक है। एसेट का मतलब यहाँ टेंजिबल एसेट भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, ग्रांट दोनों के लिए मिल सकती है। तो ये मेन ट्रीटमेंट। फिर आ जाए वहीं पर पेज नंबर 7.2, ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। वो भी मैंने लिखवा दिया आपको, रेवेन्यू नेचर की है तो या तो आप सैलरी में से माइनस कर दो, या फिर इधर अदर इनकम में लिख दो। 2 ट्रीटमेंट है, दोनों ये लिखे हुए देखो आप। ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, वो मैंने बताया आपको कहां लिखना है? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व कहां आएगा? शेयर होल्डर्स फंड, तो वही लिखा हुआ। अब रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, बस इसके बाद एस खत्म हो जाएगा। तो 2 चार्ट, एक लेते समय क्या करना है और एक रिफंड करते समय क्या करना, बस इस एस का 2 ही पार्ट है। और इसमें कभी थ्योरी नहीं आएगी, इसमें प्रैक्टिकल ही आएगा कि लेंगे तो क्या ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, और वापस करेंगे तो क्या होगा। वापस क्यों करेंगे? कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वापस करना पड़ जाती ग्रांट, तो क्या ट्रीटमेंट। तो इन्हीं का उल्टा। तो पहले रिफंड, पहले मैंने आपको रिकॉग्नाइजेशन बताया, पहले इसके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रिफंड पर आते हैं। तो इसके लिए आओ आप स्टडी मटेरियल में थ्योरी वाला पार्ट मैंने बता दिया। पेज नंबर 3.111 इलस्ट्रेशन नंबर 1, जेड परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 50 lakhs, 50 लाख में एसेट खरीदी, क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे? असेट्स के लिए बात आ गई, मतलब ये याद आ जाना चाहिए तुमको, ये वाली बात याद आना चाहिए। तो असेट्स के लिए एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, सॉरी असेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक। अगर कोई ग्रांट नहीं मिली होती तो ऐसा करते हैं ना, विच हैज एस्टिमेटेड लाइफ 5 years and salvage value 5 lakh. On the purchase of asset, government grant it a grant of 10 lakh. गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए की ग्रांट दी। तो ये तो लिख लिया होगा आपने, ये तो अपने आप नोट्स बन गए एक तरीके से। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं। तो आपने जब असेट खरीदी तो आपने एंट्री की फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एंट्री की फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और उधार खरीदी होगी तो पार्टी का नाम 50 लाख। फिर गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख दे दिए, तो आपने यही 10 लाख रुपए फिक्स्ड असेट्स में कम कर दिए। एक तरीका ये, ठीक है। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ असेट, यानी मेथड नंबर 1 डिडक्टेड। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो जब डिडक्टेड हो जाता है तो हम
हिस्टोरिकल कॉस्ट मानते ही 40 लाख है। अब एसएलएम लगाएं या डब्ल्यूटीवी लगाएं, इसी पे लगाएंगे 40 पे, भूल जाओ 50, 40। तो 40 लाख की कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 लाख डिवाइड बाय लाइफ 5 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन लगा दो। तो ये पूरा सिस्टमेटिक कर रहा पूरा क्वेश्चन, जरा लिख के करना, टीपना मत, बहुत इजी ऐसे। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या लिखा हुआ देखो आप पेज नंबर 3.112 पर। पहली दो बात तो ये इन रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल असेट्स से तो आर ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मान के उसको सिस्टमेटिक रेशनलाइज बेसिस पर आप अमोर्टाइज कर दो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। दूसरा, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल असेट आर क्रिएटेड टू कैपिटल रिजर्व अंडर दिस मेथड एज देयर इज यूजुअल नो चार्ज टू इनकम। अब नॉन डेप्रिशिएबल असेट अगर होगी, मान लो लैंड पर मिला, मान लो अब लैंड पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं, तो पीएनएल में तो कुछ जाएगा नहीं, यहीं पड़ा रहेगा। लैंड तो कई साल नहीं, लैंड होती तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, कई सालों तक यहीं पड़ा रहता, तो फिर ये ग्रांट में यहीं पड़े रहती कैपिटल रिजर्व के नाम से। इसको डेफर्ड इनकम नहीं बोलते, कैपिटल रिजर्व मान लेते, क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल। तो जिस असेट के लिए वो असेट अगर अमोर्टाइज नहीं हो रही है तो फिर ग्रांट में अमोर्टाइज क्यों करेंगे? इसलिए जहां नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए ग्रांट होगी वो कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। ठीक है। और तीसरा भी, इफ ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल असेट्स रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज। मान लो कुछ कंडीशन है कि आपको ग्रांट दे रहे हैं, आपको भी ये काम करना है 3 साल, तो 3 साल में फिर हम उसको अमोर्टाइज कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन है। तो नहीं है तो सीधे कैपिटल रिजर्व में पहुंचा दो, हमेशा हमेशा के लिए आपकी इनकम होगी। तो सेकंड मेथड ये वाला तरीका है ना। इलस्ट्रेशन 2 कर लेना इसका, सेकंड मेथड का। इलस्ट्रेशन 2 में शायद कुछ मिस्टेक भी थी जहां तक मुझे याद है, देख लेना आप लोग, सुधार गए तो अच्छी बात है नए मॉड्यूल में। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन ये भी कर लेना आप, थर्ड इलस्ट्रेशन। फोर्थ इलस्ट्रेशन भी करना है। अब मैं बताता हूं रिफंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिफंड के बारे में। ठीक है, ये सारे 3-4 क्वेश्चन जितने भी दिए सब कर लेना, बहुत इजी है। रिफंड के लिए आप आओ वापस अपने नोट्स पर ही, क्योंकि पढ़ेंगे एक ही जगह से। अब रिफंड करते समय क्या बोल रहे हैं, नोट्स में आ गए। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर समटाइम्स बिकम रिफंडेबल बिकॉज सर्टेन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अ गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रिफंडेबल इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर AS5। आप वो आखिरी चैप्टर देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का, उसमें पीएनएल अकाउंट का जो फॉर्मेट था उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के वहां लिखवाया है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, देखना तो आपको याद भी आ जाएगा। जब गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है तो सिंपल अदर इनकम होती है, लेकिन जब रिफंड करना होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में आती है AS5। सेकंड बुलेट देखें, amount refunded in respect of grant related to revenue should be adjusted against unamortized deferred government grant if any, and remaining balance amount of refund should be charged to P&L account. अब हम एक चार्ट बना लेते हैं, हेडिंग रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इसका ठीक है, इसका चार्ट बना डालते हैं सेम उसी स्टाइल में। तो एक तो मैंने बताया आपको कैपिटल नेचर, और एक मैंने बताया था रेवेन्यू। सेम चार्ट रखेंगे ज्यादा अच्छे से याद होगा। रेवेन्यू नेचर की ग्रांट में मैंने आपको क्या बताया कि हम या तो अदर इनकम में शो करते हैं या फिर हम उसको उसमें से माइनस करते हैं, और तीसरा ट्रीटमेंट बताया डेफर्ड इनकम मान लेते हैं, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने रेवेन्यू नेचर की ग्रांट को डेफर्ड इनकम माना, सेकंड बुलेट में देखो, रिफंडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड ग्रांट। तो हमने इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट पढ़े। क्या ट्रीटमेंट पढ़े? नंबर 1, इफ at the time of receipt it is treated as deferred income। अगर आपने इसको डेफर्ड इनकम माना, ठीक है ना,
यानी आपने अपनी बैलेंस शीट में इसको डेफर्ड इनकम माना है, ठीक है, 10 का, उसमें से अमोर्टाइज कर दिया आपने इसको 2 लाख, अब बचे 8, फिर अमोर्टाइज कर दिया आपने इसको 2 लाख, अब बचे 6। 2 साल में आपने इतना अमोर्टाइज कर दिया आपने इसको, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है तो रेवेन्यू में ले जाना ही थी, इकट्ठी ले जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब एट द टाइम ऑफ रिफंड, एट द टाइम ऑफ रिफंड, अब रिफंड के टाइम पर क्या करना है, क्या लिखा था इन्होंने, शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट इफ एनी एंड रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल। तो अगर आपके पास अनअमोर्टाइज अमाउंट है, ये अनअमोर्टाइज अमाउंट है, अनअमोर्टाइज अमाउंट, अब मान लो एट द टाइम ऑफ रिफंड क्या एंट्री होगी, सपोज 3rd ईयर में रिफंड कर रहा हूं, तो मुझे रिफंड करना है, तो डेफर्ड इनकम अकाउंट मेरा खुला हुआ है 6 लाख रुपए का, और मुझे देना पड़ गए मान लो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड जो है 7 लाख करना है, पूरे 10 करना है तो पूरे 10 लिखोगे, 7 करना है तो 7 लिखोगे, तो 6 लाख रुपए तो अनअमोर्टाइज से राइट ऑफ करूंगा, है ना, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, और बाकी का अगर है तो पीएनएल जाएगा ना, क्योंकि बाकी का आपने ज्यादा रिफंड करा, तो 7 लाख रुपए रिफंड करना पड़े, जबकि थे कितने 6 बैलेंस, तो 1 लाख वापस कहां चलेगा, पीएनएल अकाउंट। ये कंसेप्ट है, यानी ये चीजें पीएनएल में क्रेडिट गई और वापस ये क्या हो गया, डेबिट। अच्छा, कम ग्रांट हो 5 लाख रिफंड करना होता सर, तो 5 लाख रिफंड कर देता, 5 लाख इसमें से माइनस कर देता, और 1 लाख जो बचता उसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर कर देता, यानी डेबिट आए तो भी पीएनएल, क्रेडिट आए तो भी पीएनएल, खत्म कर देना आपको, क्योंकि अभी ये कंडीशन फुलफिल वाला लास्ट ईयर होता है, जब भी रिफंड करना पड़ती है मतलब ये लास्ट ईयर होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट में अगर आपने डेफर्ड इनकम माना है तो ऐसा करेंगे, एक ट्रीटमेंट, अमाउंट रिफंडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक असेट। नहीं, इन्होंने पूरी बात भी नहीं बताई है, इन्होंने सारी बातें नहीं बताई है, मतलब नोट्स में भी मॉड्यूल के हिसाब से, ये तो एक ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट लिखेंगे, इफ नॉट ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, नॉट ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, है ना, आपने जब मिली थी तब आपने इसको डेफर्ड नहीं करा था, सीधे पीएनएल में डाल दिया था, पीएनएल में डाल दिया था, यानी कि पीएनएल में अदर इनकम में लिख दिया हो, या फिर उस सैलरी में से माइनस कर दिया होगा, तो भी पूरा लिख दिया ना, सैलरी में से माइनस करना है, इधर लिखना, एक ही तो बात है, क्रेडिट कर दिया, पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया, मींस डेफर्ड कुछ भी नहीं किया, तो लेते समय आपने इनकम मान लिया, तो अब आप क्या लिखोगे इसके नीचे, एट द टाइम ऑफ रिफंड पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बस, तो डिफर्ड इनकम अकाउंट है ही नहीं, तो जब है ही नहीं अकाउंट तो फिर मैं डेबिट क्या करूंगा, तो जब मिला था तब क्रेडिट, जब दिया तब डेबिट, सिंपल सी बात, मिला तो इनकम, दिया तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर ग्रांट इतनी सी। अब आते हैं कैपिटल नेचर की ग्रांट। कैपिटल नेचर में मैंने आपको 2 बताया, एक बताया मैंने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का मैंने क्या बताया, जब मिली थी जब क्या करा था आपने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीआर, तो जब रिफंड करोगे तो क्या करोगे, रिफंड, तो सीआर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये एंट्री करेंगे। देख लो पॉइंट नंबर लास्ट 4th बुलेट, वेयर द ग्रांट विच इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बिकम्स रिफंडेबल इन पार्ट एंड इन फुल टू गवर्नमेंट on non-fulfillment of some specific condition, the relevant amount recoverable by government is reduced from the capital reserve, capital reserve में से reduce कर दो उसको, ठीक है। अब रही बात स्पेसिफिक असेट्स के लिए, फॉर स्पेसिफिक असेट, तो 3rd नंबर बुलेट, amount refunded in respect of grant related to specific fixed assets is recorded by increasing the book value of asset or reducing the capital reserve or the deferred income balance as appropriate by amount refundable. Where the book value of asset increase, depreciation is provided prospectively over the residual life. तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करेंगे, अगर जगह कम बची हो तो नीचे ले आना, 2 पार्ट में लिखवाता हूं मैं इसको आपको, तो 2 ही चार्ट मैंने देख लो आप,
एक मैंने ट्रीटमेंट वाला समझाया जब मिली थी तब, और एक रिफंड वाला बता रहा हूं, सेम उसी। अब स्पेसिफिक असेट में हमने क्या किया, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया था, असेट जब मिली थी 10 लाख की, उसमें से ग्रांट हमने माइनस कर दी थी, और इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 80,000। ठीक है, एक और साल का एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने 1 साल का ही लिया है। और दूसरे तरीके में मैंने क्या किया था, असेट तो पूरी 10 लाख लिखी थी और ग्रांट को इधर डेफर्ड इनकम मान लिया था 2 लाख। डेप्रिसिएशन हमने इस पे लगाया था 1 लाख, और इस पर लगाया था हमने, अमोर्टाइज किया था हमने इसको 20,000 से। ये कंसेप्ट था ना। अब जब रिफंड करेंगे तो क्या करेंगे, जब रिफंड करेंगे तो इस स्टेटमेंट में जब हमने मेथड 1 अडॉप्ट की होगी तो क्या बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट, अमाउंट रिफंडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द बुक वैल्यू। इसी में हम ग्रांट रिफंड इंक्रीज कर देंगे। मान लो आपको 2 लाख की ग्रांट पूरी वापस करना पड़ेगी, तो पूरे 2 लाख रुपए में प्लस कर दूंगा। ठीक है, और अब डेप्रिसिएशन जो लगाऊंगा मैं, इस पर लगाऊंगा मैं प्रोस्पेक्टिवली। क्या लिखा था इसी की लास्ट लाइन में, वेयर एज द बुक वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज, यानी जिस केस में आप बुक वैल्यू बढ़ाओगे, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली ओवर द रेसिडुअल यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। मान लो अब इस असेट की लाइफ 8 साल और बची, तो इस रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ 8 साल प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करूंगा, जो लग गया सो लग गया, आगे लगाएंगे। तो यह सबसे इजी ट्रीटमेंट हुआ। क्या ट्रीटमेंट हुआ, जरा एंट्री लिखना चाहो नीचे, तो क्या की एंट्री मैंने, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्या एंट्री, फिक्स्ड असेट्स डेबिट, फिक्स्ड को बढ़ा दिया उसकी बुक वैल्यू को, और टू बैंक पैसा गया। तो जितने रिफंड 1 लाख रिफंड करना होते तो 1 लाख, 50,000 होते तो 50,000, जितना रिफंड करना पड़े उतना आप बुक वैल्यू में इंक्रीज कर दो, और न्यू बुक वैल्यू जो है नई रिवाइज, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ कर दो। ये हुई मेथड 1 में। मेथड 2 में क्या करेंगे सर, तो क्या लिखा था सेकंड लाइन में, एक तो मैंने बताया इंक्रीज बुक वैल्यू ऑफ एसेट और बाय रिड्यूसिंग कैपिटल रिजर्व। अगर मान लो ये आपकी ग्रांट कैपिटल रिजर्व में ले गए थे, आप कब ले जाते हैं, मैं वही बताया था मैंने, कि जब असेट के लिए आई, लेकिन वो असेट नॉन डेप्रिशिएबल थी, नॉन डेप्रिशिएबल थी, तो वो असेट यहां थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाई नहीं, तो वो ग्रांट भी कभी अमोर्टाइज नहीं होगी, तो ना ये पीएनएल में जाएगा, तो वो भी पीएनएल में नहीं जाएगा। जब उसको पीएनएल में ले जाना ही नहीं है, तो आप उसको डेफर्ड इनकम नाम क्यों दोगे, उसको आप कैपिटल रिजर्व नहीं बोल दोगे। ठीक है, तो अगर फिर वही ट्रीटमेंट आ गया ना, कि जब लिया था तो कैपिटल रिजर्व दिया, लिखा तो दिया, तो क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में से रिड्यूस कर देंगे, असेट में बढ़ा देंगे। 2 ट्रीटमेंट होंगे। तीसरा लिखा है, और द डेफर्ड इनकम बैलेंस इज अप्रोप्रिएट बाय अमाउंट रिफंडेबल। डेफर्ड इनकम अगर अमाउंट है तो यहां से एडजस्ट करो, यानी इस केस में अगर रिफंड करना पड़ जाएगा तो क्या एंट्री लिखोगे, इसके नीचे लिख लेना एंट्री। क्या एंट्री लिखेंगे हम, पैसा देना पड़ रहा है इससे बैंक अकाउंट डेबिटेड, मान लो पूरे 2 लाख ही देना पड़ रहा है, तो आप पहले तो जितना डेफर्ड इनकम अकाउंट है उतना राइट ऑफ कर दो। कितना बचा डेफर्ड इनकम अकाउंट, 180, तो 180 राइट ऑफ कर दो, है तो ठीक है। जैसे अभी मैंने रेवेन्यू नेचर की ग्रांट में भी बताया, डेफर्ड इनकम अकाउंट खुला है तो जितना से खुला पहले तो वो अनअमोर्टाइज पार्ट पहले ही खत्म करो, पूरा अमोर्टाइज, क्योंकि अब तो बात ही खत्म हो गई, ग्रांट का आखिरी ईयर रिफंड करना पड़ गया, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं। और जो डिफरेंस का अमाउंट है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, फिक्स्ड एसेट्स में नहीं। तो डेफर्ड ये पूरा का पूरा आपका राइट ऑफ हो गया 180, रिफंड करना पड़ गया आपको, रिफंड ये 0 हो गया, और ये कहा चला गया 20,000 पेन, यहां कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो यहां डेप्रिसिएशन अलग होगा, यहां डेप्रिसिएशन अलग होगा, यहां 920 पे लगेगा, यहां कितने लगेगा 9 लाख, यहां के थोड़ा सा फर्क है। तो 3 ट्रीटमेंट होगा स्पेसिफिक एसेट के केस में, एक तो इंक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड रिमेनिंग लाइफ रिमेनिंग अमाउंट राइट ऑफ, दूसरा हो गया अगर कैपिटल रिजर्व माना है तो रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल रिजर्व, और तीसरा अगर डेफर्ड इनकम है तो रिड्यूस फ्रॉम डेफर्ड इनकम, और यहां से रिड्यूस कर दो। और मान लो ऐसा होता कि सर
डेफर्ड इनकम अकाउंट तो 180 है, और रिफंड जो करना पड़ रहा है हमें, वो रिफंड हमें 160 ही करना पड़ रहा है। मान लो सिर्फ 160 ही रिफंड करना पड़ा, कम रिफंड करना पड़ा 160, तो फिर पीएनएल में कुछ जाएगा ही नहीं। जितना रिफंड करना पड़ा वो कहां से अमोर्टाइज कर दूंगा मैं, ये रिफंडेड अमाउंट यहीं से कर दूंगा। अब बचेंगे 20, इस 20,000 को मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ कर दूंगा। वही जैसे यहां पे रिमेनिंग अमाउंट को आप डेप्रिशिएट करोगे तो उसी रेशो में इसको रिमेनिंग को राइट ऑफ कर देंगे, इस तरीके से। ये ना आपको इन शॉर्ट ये बात बता दूं कि जैसे हम रिवोल्यूशन रिजर्व में करते थे कभी, कि अगर एसेट को रिवोल्यूशन किया है और बाद में उसी एसेट को डिक्रीज किया है तो पीएनएल मत ले जाओ, पहले रिवोल्यूशन रिजर्व कम करो। ठीक वही कंसेप्ट, पहले जो किया है, पहले अगर सीआर क्रेडिट हुआ तो पहले उसी को डेबिट करो, पहले अगर यहां पर माइनस किया तो यहीं प्लस करो, पहले अगर यहां पर लिखा है तो अभी भी यहीं लिखो, मतलब जो पहले किया वहीं पर रिवर्स करो, और कुछ एक्सेस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो, बस इतना सा ट्रीटमेंट। तो ये पूरा चार्ट आपका रिफंड, यानी यस बहुत इजी यस था ये। फिर नीचे लिखा गवर्नमेंट ग्रांट एंड कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में ग्रांट कहां लिखा है, तो वहां नेचर वाइज ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में लिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फिगर्स वगैरह के लिए तो इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे, कैपिटल नेचर की है अगर प्रोमोटर्स तो कहां नहीं दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर सिंपल रहता है, हर एस की शुरुआत एप्लीकेशन से होती है और एंडिंग डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड, आपने गवर्नमेंट ग्रांट में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, डेफर्ड वाली या रिडक्शन वाली, तो वो पॉलिसी आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर इट इज नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी, है ना, किस तरह की ग्रांट मिली थी आपको, कंसेशनल रेट पे मिली थी, फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिली थी, ये सब आपको दिखाना रहेगा। बस दैट्स ऑल, खत्म, एएससी खत्म हो गया इतने में। तो अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 सारे करना है। किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। वैसे ये ऐसा है जिसमें आज तक बच्चों ने कोई डाउट नहीं पूछी, कहीं प्रिंट मिस्टेक हो तो बात अलग है, अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं आते बच्चों को। ठीक है, कितने इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, अच्छे खासे स्टडी मटेरियल भी बहुत बढ़िया है, 7 8 9 7th 8th तक। लास्ट 8th नंबर वाले में क्या लिखा है, ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years एंड रेसिडुअली 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड 16 लाख, show the journal entries to be passed at the time of refund of grant in 3rd year and value of figures is इन्हें रिफंड का ही क्वेश्चन है। इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिगर्स, यानी या तो ये वाली मेथड यानी क्रेडिट की थी, तो इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें तो बता दिया मैंने, इंक्रीज बुक वैल्यू। दूसरा ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम अकाउंट, तो क्या करेंगे, तो इसी क्वेश्चन में शायद कहीं प्रिंट मिस्टेक थी, आप देख लेना एक बार, है ना। ट्रीटमेंट समझा दिया वैसे मैंने, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना कंप्लीट हुआ। बहुत ये इजी वाले एज पे ज्यादा ध्यान इसलिए दो क्योंकि आपको एग्जाम में फर्स्ट या लास्ट क्वेश्चन में कंपलसरी क्वेश्चन 4-5 नंबर के आना ही है, इसी से रिलेटेड, एएस से रिलेटेड। तो क्यों ना इजी एएस पे पकड़ बनाया है, जो टफ है उनको छोड़ो, इजी एएस पे। इजी एएस 2 बार पढ़ोगे ज्यादा अच्छे से याद होंगे, और टफ एएस 4 बार भी पढ़ोगे तो याद नहीं होता है। तो स्मार्ट स्टडी ये है कि आप इजी एएस पर ध्यान दो, इनको 2 बार हैंड टू हैंड रिवाइज करो, 2 पार्ट में तो खत्म हो गया, एक बार रिकॉग्नाइजेशन एक बार रिफंड खत्म। तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।